उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन पांचों सीटों पर फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में इन 5 सीटों पर स्थिति क्या कुछ रहने वाली है। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। हर एक सीट पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच है। हालांकि बीएसपी, यूकेडी समेत कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में होंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति है, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बीएसपी उत्तराखंड में किस तरह के समीकरण रखती है, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पांचों लोकसभा सीट पर 2014 में भाजपा का कब्जा था, जबकि 2009 में पांचों सीटें कांग्रेस के पाले में थी। ये भी आप अंदाजा लगाइए कि 2009 की पांचों सीटें कांग्रेस की थी और 2014 में ये पांचों सीटें फिर बीजेपी के पास आ गई और फिर 2019 में भी बीजेपी ने ही इन पांचों सीटों पर चुनाव जीता। अब बीजेपी की तरफ से हैट्रिक लगाने की कोशिश की जा रही है देश में भी और उत्तराखंड की इन सभी सीटों पर भी, और कांग्रेस कोशिश में है खाता खोलने की। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव से पीछे भी हटे हैं और 4 सीटों पर कांग्रेस ने नए चेहरों पर दाव खेला है। अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा अकेले ऐसे नेता हैं जो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के वीरेंद्र रावत के बीच में होगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। टिहरी में भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला में होना है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार भी चुनाव के मैदान में डटे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो भाजपा के नए चेहरे अनिल बलूनी कांग्रेस के गणेश गोदियाल को टक्कर देंगे। दोनों नेता पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट में अगर बात की जाए तो एक बार के सांसद और राज्य मंत्री अजय भट्ट भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने नए चेहरे प्रकाश जोशी पर भरोसा जताया है। अल्मोड़ा सीट पर एक बार फिर अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा का मुकाबला होना है। ये दोनों नेता पहले भी चुनाव के मैदान में आमने सामने रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड में न सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, बल्कि 2014 में भी जीत का अंतर भी काफी बड़ा था। 2019 में बीजेपी ने 60% वोट हासिल किए, कांग्रेस को उत्तराखंड में 31% वोट मिले थे। अब किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं, शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। हरिद्वार की हम बात करेंगे सबसे पहले, और हमारे साथ नीरज कोहली भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका नीरज कोहली जी। राव शफात अली, हरिद्वार सीट से हम शुरुआत करते हैं। हरिद्वार सीट पर किस तरह का मुकाबला लग रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत को कितनी मजबूत टक्कर दे पाएंगे वीरेंद्र रावत? टम्टा बीजेपी उम्मीदवार, प्रदीप टम्टा कांग्रेस उम्मीदवार। टिहरी गढ़वाल पर माला राज्य लक्ष्मी शाह जोत सिंह गुनसोला के बीच में मुकाबला है। गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल के बीच में मुकाबला। ये बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट पर, अजय भट्ट और प्रकाश जोशी तो ये वो प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। नीरज कोहली जी, उत्तराखंड में मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में ही है या कोई और भी खेल बिगाड़ने को लेकर दोनों पार्टियों को लेकर पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जाए? समाजवादी पार्टी और बीएसपी की स्थिति क्या रहती है, यूकेडी की स्थिति क्या रहती है उत्तराखंड में चुनावों में? देखें कि पार्लियामेंट का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। और
यहाँ पर किसी समय पर क्षेत्रीय दलों का एक अपना आधार होता था, एक अपना वोट बैंक होता था, जी जिसका आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या उत्तराखंड क्रांति दल। लेकिन राज्य बनने के बाद धीरे धीरे इन पॉलिटिकल पार्टियों का जनाधार खत्म हो गया और ये ज्यादातर सब लोग जो हैं या तो कांग्रेस में मर्ज हो गए या भारतीय जनता पार्टी में इनका विलय हो गया। उसके बाद जो भी चुनाव यहाँ विधानसभा का हुए या लोकसभा चुनाव हुए, उसमें सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में रही। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है, जो राजनीतिक जो परिदृश्य अभी दिख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी प्रबंधन में, कैंडिडेट के लिहाज से, राजनीतिक वातावरण के लिहाज से, हर चीज में कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे नजर आ रही है। और पिछला 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2009 के बाद पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी कोई कामयाबी नहीं मिली। लगातार 2 चुनाव जो हुए हैं, दोनों में क्लीन स्वीप, और अब तीसरे में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करने। और इस चुनाव में तो मुझे ऐसा नजर आता है, जो पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए 2014 का और 2019 का, उसके मुकाबले में ये चुनाव तो बहुत और कमजोर है कांग्रेस की दृष्टि से। क्योंकि जो कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, जो मेरा मानना है, वो तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनौती देते नजर नहीं आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो ब्रांड एम्बेसडर बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। इसलिए और चेहरों की तो इतनी फेस वैल्यू की हम बात ही नहीं करेंगे। और यहाँ कांग्रेस के पास अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के पास वो चेहरे नहीं है, और ना कोई ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा जो कोई ब्रांड एम्बेसडर है इसको वो चुनाव में आगे रखकर चुनाव लड़े। तो कुल परिस्थितियां, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो कांग्रेस के लिहाज से बहुत कमजोर हैं। ठीक है। हरिद्वार में जरूर जो निर्दलीय हमारे प्रत्याशी हैं, उमेश कुमार, जो कानपुर से विधायक हैं, वो जरूर बीजेपी कांग्रेस के बीच में, जैसे कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप में आ सकते हैं। और उससे भी उनकी वजह से भी जो है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान होने की अनुमान है हरिद्वार के अंदर। ठीक। बाकी दोनों पार्टियों ने, दोनों राजनीतिक दलों ने दो मैदान में उतारे हैं। हरिद्वार से जो है पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का टिकट काट के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। और पौड़ी में इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काट के जो है नेशनल मीडिया चीफ है, जो बीजेपी के केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी 2 कैंडिडेट नए उतारे हैं इस बार। नैनीताल में प्रकाश जोशी और हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र जो है वीरेंद्र रावत हैं। तो कुल मिला के मैं समझ बार तो कांग्रेस की दृष्टि से ऐसा है कि लग रहा है कि जैसे वॉक ओवर देने की स्थिति में दे दी है बीजेपी को। जो चुनाव पहले 2 चुनाव हुए थे, उनकी तुलना में चुनाव बहुत कांग्रेस की दृष्टि से बहुत कमजोर चुनाव नजर आता है। जी नीरज जी, कोई बड़ी चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नीरज जी, मैं आता हूं आपके पास बाद में। राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़े हो। राव, हरिद्वार से हम शुरुआत करते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कटना बड़ी वजह क्या रही? त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने वीरेंद्र रावत की टक्कर, मजबूती कितनी, दावेदारी मजबूती कितनी लग रही है? हरीश रावत को लेकर पार्टी चाह रही थी कि हरीश रावत यहां से चुनाव लड़े, तो तब स्थिति क्या होती? देखिए डॉक्टर नासिर, हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर 2004 से नजर डालें, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, क्योंकि उस वक्त उत्तराखंड बन चुका था 2000 में, तो 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त समीकरण बदले थे, क्योंकि जब उत्तराखंड बन रहा था तो उस वक्त एक आंदोलन चला था कि हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग रखा जाए, यूपी में मिलाया जाए, और इसकी अगुवाई कर रही थी सपा पार्टी। सपा के अमरीश कुमार थे, अभी वो क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। 2004 में एक ऐसी हवा चली कि ये जो सीट है, हरिद्वार की सीट है, ये सपा के खाते में चलेगी, यानी समाजवादी पार्टी के खाते में चलेगी। ऐसा पहली बार हुआ था। और क्योंकि शुरुआत हुई थी तो उस वक्त सिर्फ एक ऐसा कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का उस वक्त वर्चस्व रहा था इस सीट पर, सिर्फ 2004 से 9 तक की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हरीश रावत चुनाव लड़े, हरीश रावत यहाँ से जीते। लेकिन 2014-2019 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही है।
और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के बड़े नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये आंकड़ा है 2019 तक का। अब समीकरण की अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं, तो अब उनका जो टिकट कटा है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, राजनीतिक वजह हो सकती है। लेकिन भाजपा उत्तराखंड में हमेशा से चौंकाने वाले कुछ ना कुछ जो है फैसले करती रही है। तो ये फैसला भी उसी के तौर पर देखा गया कि एक बड़े नेता का टिकट काटा गया है हरिद्वार क्षेत्र से, और दूसरे 2 जो नए चेहरे हैं, नया भी नहीं कह सकते क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, उत्तराखंड के 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अपना प्रत्याशी बना दिया गया है। तो शायद जो भाजपा का एक काम करने का तरीका वो ये कि वो ग्राउंड पर रिपोर्ट लेती है, अपने कार्यकर्ताओं से बात करती है, जनता के बीच में जाती है और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। यहाँ सिर्फ हेडलाइन से किसी का नाम नहीं चलता है, यहाँ ग्राउंड पर जिसकी रिपोर्ट बेहतर होती है, जो जिताऊ प्रत्याशी होता है, जनता के बीच में जिसकी छवि होती है, उसी को टिकट मिलता है। तो ये हरिद्वार क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जो चुनाव है वो बहुत चुनौतीपूर्ण नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वीरेंद्र रावत की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हैं, ये उनको माइलेज मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा उनका राजनीतिक कद, राजनीतिक वजूद नहीं है। सिर्फ वो अपने पिता के नाम पर कितना कुछ कर पाते हैं ये इंतजार जनता भी कर रही है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत क्योंकि बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस वक्त कह सकते हैं कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये यहाँ टक्कर मानी जा रही है, और अगर कांग्रेस के वोट को कोई प्रभावित करता है तो उसमें निर्दलीय जो उमेश कुमार खड़े हैं वो कर सकते हैं। हालांकि एक और छोटा सा यहाँ बदलाव हुआ है, जो बसपा की प्रत्याशी थी भावना पांडे, उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया है, वो बसपा के चुनाव नहीं लड़ रही है, बसपा के किसी और चेहरे को मैदान में लाया गया है। तो ये जो सीट है बहुत कई मायनों में इस वक्त महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और क्योंकि अच्छा राव शपाता जी, आपने उत्तराखंड को बसपा पूरा का कहा जिक्र जाता है। किया, तो बसपा हरिद्वार सीट को कितना प्रभावित कर पाती है? उनका इस लोकसभा क्षेत्र से विधायक भी चुना जाता है एक विधानसभा क्षेत्र से, तो किस तरह से प्रभावित बसपा करती है इस सीट को? देखिए इसके लिए थोड़ा सा विधानसभा में जाना पड़ेगा, क्योंकि 11 सीटें होती हैं यहाँ पर पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। और अगर बसपा की बात करें तो बसपा के जो विधायक है वो शरबत करीम अंसारी थे, उनका अब निधन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस के खाते में है, और एक क्योंकि 4 सीटें कम नहीं होती हैं। और आपने अभी पिछली बार सवाल किया था कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल का टिकट क्यों कटा, तो हो सकता है इसी वजह से कि जो सीटें पहले कभी भाजपा के पास हुआ करती थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था कि कुछ सीटें यहाँ कांग्रेस के पास चली गई थी। तो शायद अंदरूनी तौर पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उन सीटों को जिताने में कामयाब नहीं हुए, या दूसरे विधायक कामयाब नहीं हुए। यतीश्वर आनंद अपनी सीट को हार गए थे। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जो बेटियां ग्रामीण क्षेत्र से, वो अनुपमा रावत वो यहाँ से जीत चुकी थी। भगवानपुर की सीट यहाँ से कांग्रेस के पास है, कलियर की सीट यहाँ से कांग्रेस के पास है, ज्वालापुर की सीट यहाँ से कांग्रेस के पास है। तो शायद इस आंकड़े को देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि वो इस लोकसभा के क्षेत्र में, इस पूरे हरिद्वार क्षेत्र में अपनी जीत को दर्ज करा सकती है, क्योंकि 4 विधायक यहाँ पर कांग्रेस के हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ बीजेपी कोई कमजोर हालत में नहीं है, भले ही वो विधानसभा में कमजोर हालत में रही हो, लेकिन सत्ता में दोबारा वापसी जरूर की है। हरिद्वार के क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के पास अभी भी सबसे ज्यादा सीटें हैं, एक सीट जो है निर्दलीय खानपुर की। तो इस तरह के समीकरण को अगर जोड़ करके देखा जाए तो कांग्रेस को लगता है कि ये सीट उसके खाते में जा सकती है। ठीक है, मैं अगली सीट जो गढ़वाल की है नीरज जी आपसे बात करना चाहूंगा कि अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल का मुकाबला कितना टक्कर वाला नजर आ रहा है, कितना कशमकश वाला नजर आ रहा है? क्या एक बार यहां पर फिर से हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी? कितनी टक्कर दे पाएंगे गणेश गोदियाल? इस सीट के समीकरण क्या कहते हैं? देखें 10 साल से तो ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, और इस बार इस सीट पर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से नए उम्मीदवार हैं। अनिल बलूनी जो नेशनल मीडिया चीफ है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, और गणेश गोदियाल जो वहां से 2 बार विधायक रहे हैं पौड़ी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से, और इन दोनों के बीच में मुकाबला है। गणेश गोदियाल अच्छे नेता माने जाते हैं, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, और 2 बार विधायक रहे हैं उसी संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा क्षेत्र से, और बीकेटीसी में जो है
फिर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी में चेयरमैन रहे, वो उनको अपने उस क्षेत्र के बारे में अच्छा अनुभव, अच्छा ज्ञान है और पॉलिटिकली भी वो काफी अनुभवी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। एक लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो नहीं है। लेकिन अनिल बलूनी एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, राज्यसभा में सांसद रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वेल नोन पर्सन है। लेकिन अगर बात करते हैं जमीनी नेता वाली बात कि उनके पास कोई जमीन पे काम करने का, जैसे जनप्रतिनिधि को एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है कि लंबे समय से रह के काम कर रहा है, उनके पास नहीं आता। लेकिन नाम बड़ा है, और नाम बड़ा है, हाइट बड़ी है, और दूसरा ये कि मैंने आपको पहले कहा कि एक बड़ा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ती है। नरेंद्र मोदी जी का को ब्रांड एम्बेसडर के यूज में यहाँ उपयोग किया जाता है। तो हर सीट पर मैंने आपको कहा, इसलिए पांचों सीटों पर पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी है। ठीक। लेकिन यहाँ कैंडिडेट टू कैंडिडेट की बात है तो गणेश गोदयाल अच्छे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। ठीक। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में चुनौती देना जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठीक है, पार्लियामेंट का बड़ा चुनाव है। बिल्कुल, और पार्लियामेंट का बड़ा चुनाव और चेहरा मोदी का। राव शफात अली, अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा सीट की, तो अल्मोड़ा में किस तरह का समीकरण नजर आ रहा है, और इन प्रत्याशियों के साथ साथ चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हों चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, उनके केंद्रीय नेतृत्व का कितना असर और कितना जो चेहरा है, एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ कह सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी का चेहरा, तो ये कितना प्रभाव डाल रहा है वोटर्स में। और जब सरकार उत्तराखंड के अंदर चल रही है लगातार बीजेपी की, तो कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर भी है, या फिर लोकसभा चुनाव से लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे, विधानसभा में वो चीजें नजर आ सकती हैं। देखिए डॉक्टर नासिर, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें केंद्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार का भी थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। लेकिन जो मुद्दे होते हैं वो बहुत बड़े मुद्दे राज्य से जुड़े हुए मुद्दे नहीं होते हैं, और हमेशा से केंद्र में जिसकी सरकार रही हो, अलग राज्यों में भी लगभग उसका प्रभाव देखा जाता है और सीटें उसी की आती है, और उत्तराखंड में ऐसा हमेशा से हुआ है। केंद्र में जिसकी सरकार रही है उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य में रहा है। अल्मोड़ा की अगर बात करें तो बहुत वजूद वाला चेहरा देखिए कांग्रेस की ओर से नहीं, राजनीति के जानकार भी ये कहते हैं, भी नीरज कोहली जो वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत लंबे समय से जानकारी रखते हैं राजनीति के तौर पर, तो वो भी ये कहते हैं कि बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। और खासकर इस चुनाव में हमने देखा कि इस बार मंथन करने में कांग्रेस से हो सकता है कि कहीं भूल हुई हो, या फिर ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह से बीजेपी लेती है कांग्रेस ना ले पाई हो। क्योंकि प्रकाश जोशी की अगर बात करें तो प्रकाश जोशी को नैनीताल से उतारा गया है, तो बहुत बड़ा चेहरा नहीं माना जा सकता। दूसरा, अगर क्योंकि प्रदीप टम्टा की बात करें तो प्रदीप टम्टा हालांकि देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, इसमें कोई डर नहीं कि वो राज्यसभा भी रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं, एक बार उन्हीं के ऊपर फिर से भरोसा जताया गया है। तो अलग अलग समीकरण देखिए बनते जाते हैं। मैदानी सीटों की अलग बात चलती है यहाँ पर, जिसमें कि उधम सिंह नगर क्षेत्र भी उस साइड में पड़ता है। लेकिन अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में आ जाता है हरिद्वार का। यहाँ पर्वतीय मूल के लोग भी रहते हैं, मैदानी मूल के लोग भी रहते हैं। और अगर ऊपर की बात करें, पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो यहाँ समीकरण थोड़े से अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार का प्रभाव इन सीटों पर हमेशा से नजर आता रहा है। अब अगर हम बात और करते हैं उत्तराखंड की, अगर बात करते हैं तो इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस का जो रुख नजर आ रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं नीरज जी? और बीजेपी को लेकर आपने कहा कि बीजेपी हर एक सीट पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्या ये चुनाव उत्तराखंड का यहां से आने वाले वक्त में क्या संदेश देकर जाएगा? देखें कि कांग्रेस स्टेट में पिछले 7 सालों से 2017 के बाद से लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक जो जितने जनहित के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजों को उठाया, टाइम टू टाइम संघर्ष भी किया, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या जनहित से जुड़े और मुद्दे हो। लेकिन अगर कामयाबी के नाम पर अगर कहेंगे तो कांग्रेस के खाते में शून्य आया है। इस दौरान जितने भी चुनाव हुए हैं 2017 के बाद, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो या
ये चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडीज के भी चुनाव हुए इन दौरान, लेकिन कांग्रेस के खाते में कामयाबी आई नहीं। वजह यह है कि कांग्रेस अपने अंदर खाने आपस में ही जूझ रही है। अंतर्कलह, मन मुटाव, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप है, उसके लिए हमेशा से एक ये चुनौती रही है कि सबका इकट्ठा करके एक अम्ब्रेले के नीचे, एक छत के नीचे सबको लाना। तो कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है उसने जो विरोधियों का काम और आसान कर दिया। 10 साल से आप पार्लियामेंट में बाहर हो और 7 साल से आप राज्यसभा से बाहर, राज्य विधानसभा के चुनाव से बाहर। तो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ यहाँ बचा नहीं है, और कांग्रेस ने कोशिश भी नहीं की। ना ही तो कांग्रेस के हाईकमान ने इस बात के लिए कोशिश की कि ये वो राज्य है जहां, जिस राज्य में पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी थी नरेंद्र तिवारी जी की लीडरशिप में, और उसके बाद हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होता रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन 2016 के बाद जो कांग्रेस में टूट पड़ी, जितनी बड़ी लीडरशिप टूट टूट के जो है सब लोग बीजेपी के चले गए, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। तो अब कांग्रेस में बहुत कुछ बचा ही नहीं है कि वो बीजेपी जैसी सशक्त, मजबूती से चुनाव लड़ने वाली, जिसका आज की डेट में कहें कि देश दुनिया में सबसे मजबूत चुनावी प्रबंधन है, उसके साथ तो मुकाबला करने के लिए आपको जो है साधन संसाधन के साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, उनको सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाके बहुत ताकत के साथ आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कांग्रेस में कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। तो इस चुनाव में तो मुझे नजर ही नहीं आता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस देती। ठीक है सर। राव शफकत अली, बहुत संक्षिप्त में टिहरी गढ़वाल की सीट को लेकर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं जोत सिंह और माला राज्य लक्ष्मी के बीच? देखिए, ज्योत सिंह गुनसोला बड़े नेता है, लेकिन अभी क्योंकि लोकसभा के चेहरे के हिसाब से उनका कद इतना बड़ा नजर नहीं आता है। माला राजलक्ष्मी की बात करें तो वो लगातार जीतती रही है। यहाँ से उपचुनाव में उन्होंने अपनी जीत को दर्ज कराया था। हालांकि जो टिहरी की सीट है, ये विजय बहुगुणा जीत करके आए थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था उत्तराखंड का। तो इस सीट पर उपचुनाव हुए थे, माला राजलक्ष्मी जीत करके आई थी। उसके बाद माला राजलक्ष्मी 2014 में जीती, 2019 में जीती, और एक बार फिर से पार्टी ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया। तो कांग्रेस ने इस भीतर यहाँ कोई बड़ा काम नहीं किया है। टिहरी की सीट की बात करते हैं तो यहाँ मुकाबला बहुत ऐसा चुनौतीपूर्ण यहाँ भी नजर नहीं आता है। लेकिन क्योंकि दावे किए जा रहे हैं, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से भी कि वो सीट जीत करके आएंगे, उधर भाजपा की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर चेहरों का आकलन किया जाए तो चेहरों के आकलन में यहाँ कांग्रेस पीछे थोड़ी सी नजर आती दिखाई देती है, बीजेपी थोड़ा सा 2 कदम आगे चलती दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफकत अली आपका, और नीरज कोहली जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में कौन जीतेगा, सभी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सभी जीत के दावे कर रहे हैं। 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या बीजेपी इस कब्जे को बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है? क्या कांग्रेस कोई सीट यहां से छीन पाती है? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह के समीकरण और जिस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, जिस तरह से उम्मीदवारों के चयन की बात हो रही है, उससे बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। बाकी फैसला आखिरी जनता का होता है, और जनता क्या कुछ फैसला करेगी उत्तराखंड में, वो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में पहले ही चरण में चुनाव होना 19 अप्रैल को।